हेलो बच्चों, पार्ट 3 में आप सबका स्वागत है। मैंने जैसे बोला था कि हम पार्ट 3 में 12th क्लास की इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे स्वयं के लिए उत्पादन तथा विनिमय के लिए उत्पादन के बारे में जानेंगे होता क्या है। तो मैंने जैसे आपको लास्ट क्लास में बताया था कि स्वयं के लिए उत्पादन क्या होता है। स्वयं के लिए उत्पादन आपका जो स्वयं के उत्पादन के लिए किया जाए, जिसका उद्देश्य बाजार में बिक्री का ना हो, वो क्या होता है, आपका स्वयं के लिए उत्पादन होता है। ठीक है ना। और जो विनिमय के लिए उत्पादन क्या होता है, ऐसा आपका उत्पादन या ऐसा आपका उत्पादन विनिमय के लिए जिसका उद्देश्य क्या हो, बाजार में बिक्री के लिए हो। ठीक है। और बाजार में बिक्री के लिए उद्देश्य होगा तो क्या होगा, उसका एक और उद्देश्य फिर आपका क्रिएट होगा कि उसका उद्देश्य लाभ अर्जन करना होगा, है ना। तो एक ऐसा उत्पादन जिसका उद्देश्य बाजार में बिक्री के लिए नहीं है, वो आपका स्वभोग के लिए उत्पादन है। और एक ऐसा उत्पादन जिसका उद्देश्य बाजार में बिक्री के उद्देश्य से है, उसका उत्पादन कैसा है, विनिमय के लिए उत्पादन है। ठीक है। तो आइए अब हम इसको एक एक करके जानते हैं बुकिश लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है ये। ठीक है। तो स्वभोग के लिए उत्पादन, इससे अभिप्राय उन वस्तुओं के उत्पादन से है जिनका उनके उत्पादकों द्वारा स्वयं भोग के लिए उत्पादन किया जाता है ना। या ये भी कह सकते हो कि जीवन निर्वाह के लिए की गई खेती क्या है, आपकी स्वभोग के लिए उत्पादन है ना। ऐसा उत्पादन जिसका उद्देश्य जीवन निर्वाह करना है, वो भी क्या कहलाएगा, आपका स्वभोग के लिए उत्पादन कहलाएगा। ऐसा भी लिख सकते हो आप लोग। ठीक है। विनिमय के लिए उत्पादन क्या है, इससे अभिप्राय उन वस्तुओं एवं सेवाओं से है जिनका उत्पादन बाजार में बिक्री के उद्देश्य से किया जाता है। क्या बोला मैंने, इसका उद्देश्य क्या है, जिसका उत्पादन बाजार में बिक्री के उद्देश्य से किया जाए, तो इसका उद्देश्य लाभ अर्जन करना भी होता है फिर। ठीक है ना। अगर बाजार में बिक्री करूंगा, मैं किसी भी चीज को अगर बिक्री करता हूं तो क्या है, पैसा मिलेगा, और पैसा मिलेगा तो क्या है, लाभ ही तो अर्जित होगा, है कि नहीं। और इसमें अंतर भी है, मैंने यहाँ 2 अंतर लिखे हैं, अभी एक और अंतर मैं आपको बता दूंगा। ठीक है ना, ऑनगोइंग इसी वीडियो में। तो क्या है, देखो, स्वभोग के लिए उत्पादन उत्पादक परिवारों द्वारा किया जाता है, जबकि विनिमय के लिए उत्पादन निगमित या अर्धनिगमित उद्यमों द्वारा किया जाता है। इसका मतलब क्या है, पहला लाइन तो आप लोग समझ गए होंगे कि स्वभोग के लिए उत्पादन जो है आपका क्या है, उत्पादक परिवारों द्वारा किया जा रहा है। क्योंकि ये स्वयं अपने जो आपके फैमिली मेंबर्स होते हैं, अगर जीवन निर्वाह के लिए खेती कर रहे हैं तो खुद ही उत्पादन करते हैं, खुद ही क्या कर लेते हैं, इसका उपभोग कर लेते हैं। पर बात करें यदि हम विनिमय के लिए उत्पादन, तो विनिमय के लिए जब उत्पादन की बात आती है तो इसमें निगमित या अर्धनिगमित, ठीक है ना। अब जो भी उत्पादन कर रहा होगा उसको हम क्या मान लेंगे, कॉर्पोरेट मान लेंगे। ठीक है। क्या होता है, कॉर्पोरेट एक होगा, या तो फुली कॉर्पोरेट या सेमी कॉर्पोरेट। ठीक है ना। इसलिए कहा है निगमित और अर्धनिगमित। और आपका दूसरा कौन सा उत्पादन है, मतलब दूसरा क्या अंतर है, कह रहा है स्वभोग के उत्पादन में पर्सनल अधिशेष उत्पन्न नहीं होता है, जबकि विनिमय के लिए उत्पादन में पर्सनल अधिशेष उत्पन्न होता है। तो ये पर्सनल अधिशेष क्या है, ये पर्सनल अधिशेष जब आप राष्ट्रीय आय के क्वेश्चंस में कराऊंगा ना आपको, जीडीपी एट एमपी, एनडीपी एट एमपी, मूल्य वृद्धि विधि, और आपको और आपकी 2 मेथड और है आपकी, ध्यान से मेरे निकल रहा है, मूल्य वृद्धि विधि है आपकी, ग्रोस वैल्यू एडेड मेथड है, और आपका हाँ इनकम मेथड है, और एक्सपेंडिचर मेथड है ना। व्यय विधि है, आय विधि है, और कौन सी विधि है आपकी, मूल्य वृद्धि विधि है। वहां पे आपको समझ में आएगा पर्सनल अधिशेष होता क्या है और कैसे फाइंड आउट हम करते हैं। तो तीसरा इसका रीजन मैंने बताया था कि अंतर तीसरा क्या हो सकता है, वो देखो मैं यहाँ पे आपको लिख के बताता हूँ। देखो जैसे इसका तीसरा अगर मैं लिखना चाहूँ तो देखो क्या होगा, स्व उपभोग के लिए उत्पादन का आरोपित मूल्य राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है, परंतु इस उत्पादन के सेवाओं का मूल्य राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता, शामिल नहीं किया जाता है। जबकि विनिमय के लिए उत्पादन, विनिमय लिए
उत्पादन का मूल्य राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा। देखो तीसरा अंतर ये था जो मैंने लिखा नहीं था, ठीक है ना, भूल गया था। देखो यहाँ पे तीसरा अंतर क्या कह रहा है, स्वयं भोग के लिए उत्पादन का जो आरोपित मूल्य है वो राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा, परंतु इस उत्पादन की सेवाओं का मूल्य राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि मान लो आप कोई मार्केट से किसी बीज को या कोई भी सीड को आप लगाने के लिए ला रहे हो, ठीक है ना, या आपने कोई ब्रेड खरीद के लाया आप, ठीक है, उस ब्रेड का आप उपभोग कर रहे हो, तो जो ब्रेड आप खरीद के लाए वो पैसा राष्ट्रीय आय में तो शामिल होगा, ठीक है, पर आप जो खुद ब्रेड लेके आए हो ना अपने स्वयं उपभोग के लिए, उसको शामिल नहीं किया जाएगा। या ऐसा उत्पादन, जैसे मान लो मैंने खेती करी, उसमें जो मैं सीड्स लेके आया, जो मैं फर्टिलाइजर्स यानी कीटनाशक लेके आया, उसके मूल्य को तो राष्ट्रीय में शामिल करेंगे, पर मैं जो खुद सेवा करके उत्पादन कर रहा हूँ ना खेत में अपने फील्ड में काम करके, उसका आपको राष्ट्रीय में शामिल नहीं किया जाएगा, ठीक है ना, उसकी सेवाओं को। पर वहीं जब मैं विनिमय की बात करता हूँ तो इसमें दोनों चीज को शामिल किया जाता है, सेवाओं को भी और आरोपित मूल्य को भी। मैंने यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, सम उपभोग के लिए उत्पादन का आरोपित मूल्य राष्ट्रीय में शामिल किया जाता है, परंतु इस उत्पादन के सेवाओं का मूल्य राष्ट्रीय में शामिल नहीं किया जाता है, जबकि विनिमय के लिए उत्पादन का मूल्य राष्ट्रीय में शामिल किया जाएगा, है ना। विनिमय के लिए जो उत्पादन होगा पूरा का पूरा राष्ट्रीय आय में शामिल होगा। ओके, अब हम अगले टॉपिक पे आते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो बच्चों हमारा अगला टॉपिक क्या है, उपभोग या उपभोक्ता वस्तु तथा उत्पादक वस्तु। देखते हैं बुक में जो लिखा है उस लैंग्वेज में जाने से पहले मैं आपको नॉर्मली समझा देता हूँ होता क्या है उपभोग या उपभोक्ता वस्तु। जैसे मैं कह रहा हूँ आप दुकान पे कोई वस्तु खरीदने के लिए गए, ठीक है ना, और वहां पे आपने क्या किया, आपको जरूरत थी चीनी की, आपने चीनी को खरीद लिया, तो चीनी ने क्या कर दिया, आपकी आवश्यकता को पूरा कर दिया ना, यानी चीनी का आपने उपभोग किया और आपकी आवश्यकता पूरी हो गई, ठीक है। या मान लो आप किसी कार के दुकान पे गए, आपने एक शोरूम पे गए, कार आपने वहां से परचेज कर ली, या वॉशिंग मशीन के शोरूम में गए, वॉशिंग मशीन आपने परचेज कर ली, ठीक है ना। तो वो चीज जो क्या करे, आपको डायरेक्ट रूप से या प्रत्यक्ष रूप से आपके जरूरतों को पूरा करे, उसे हम उपभोग वस्तु कहते हैं, ठीक है ना। और उत्पादक वस्तु क्या होता है, ऐसी कोई वस्तु जो मानवीय आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट तो नहीं करती है, क्या कहते हैं, जरूरतों को पूरा तो डायरेक्ट नहीं करती है, पर इनडायरेक्टली रूप से करती है। कैसे? वो अन्य वस्तु के उत्पादन में काम आती है, उत्पादक वस्तु, ठीक है ना। अब देखते हैं कि बुक के लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है। उपभोग या उपभोग को हम उपभोक्ता वस्तु भी कहते हैं तथा उत्पादक वस्तु। तो उपभोग या उपभोक्ता वस्तु है क्या, कह रहा है उपभोग वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिनकी मांग उपभोक्ताओं द्वारा अपने प्रत्यक्ष संतुष्टि के लिए की जाती है। उपभोग वस्तुएं वे वस्तुएं जिनकी मांग उपभोक्ताओं द्वारा अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से मांग की गई वस्तुएं उपभोग वस्तुएं कहलाती हैं, ठीक है ना। तो ये कौन कौन सी होती है भाई, उपभोक्ता द्वारा चीनी व दूध की मांग, आप गए दुकान पे आपने चीनी मांग लिया, दूध मांग लिया, ठीक है ना, आपकी प्रत्यक्ष आवश्यकता की संतुष्टि जो थी पूरी हो गई, प्रत्यक्ष रूप से आपकी संतुष्टि पूरी हुई, हुई कि नहीं हुई। तो इसी को इसमें कहा गया है कि आपकी जो उपभोग या उपभोक्ता वस्तु है उसी को इसमें कहा गया है कि प्रत्यक्ष रूप से पूरा किया जा रहा है, आप जब किसी भी चीज को जाके परचेज करते हो तो। अब इसमें आ रहा है कि उपभोग वस्तु कितने तरह की होती है भाई, 4 तरह की होती है। कितने तरह की होती है, 4 तरह की होती है। एक ही उपभोग वाली वस्तुएं, देखो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन नहीं लिखी है एक ही उपभोग वाली वस्तुएं, ये मैं भी एक्सप्लेन कर दूंगा तो आप नॉर्मली अपने हिसाब से भी इसको बनाकर लिख सकते हो। एक ही उपभोग वाली वस्तु का मतलब क्या होता है, सिंगल यूज प्रोडक्ट। अगर इंग्लिश में नाम बोलूं तो क्या है, सिंगल यूज प्रोडक्ट। तो सिंगल यूज प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ, सिंगल यूज प्रोडक्ट आपके वो प्रोडक्ट होते हैं या एक ही उपभोग वाली वस्तुएं होती हैं जिनका एक बार उपभोग होने पर क्या हो जाए, वो नष्ट हो जाए, समाप्त हो जाए। चीनी का हमने उपभोग किया, खत्म हो गई। दूध का हमने उपभोग किया, खत्म हो गई, है ना। ऐसी वस्तुएं आपकी जो एक बार उपयोग हो और खत्म हो जाए, ठीक है, वो एक ही उपभोग वाली वस्तु है। अब क्या आ गई, टिकाऊ वस्तुएं। टिकाऊ वस्तु का मतलब क्या होता है, ड्यूरेबल गुड्स। आपने टीवी में एक ऐड सुना होगा, ड्यूरासेल, पहले आता था ना ऐड ड्यूरासेल के नाम से, अभी भी कभी कभार आ जाता होगा तो देख लेते होगे ड्यूरासेल। वो सेल को ड्यूरासेल कहने का मतलब ही है क्योंकि वो टिकाऊ है। तो टिकाऊ वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जो एक लेखा वर्ष के दौरान में परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं होती है।
एक लेखा वर्ष ध्यान रखना, यानी 1 साल से पहले या 1 साल के अंदर हमें इसमें कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है, वही आपकी टिकाऊ वस्तुएं कहलाएंगी। जैसे कार हो गया, आपका टेलीविजन हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, 1 साल से पहले आप इसमें 1 वर्ष के दौरान आप इसमें कोई भी परिवर्तन करना नहीं चाहोगे, जो भी चाहोगे 1 वर्ष के पश्चात ही चाहोगे, ठीक है ना। अब आ रहा है आपका अर्ध टिकाऊ वस्तु। अर्ध टिकाऊ वस्तु ऐसी वस्तु होती है जिनमें आप 1 वर्ष के उपरांत ही क्या करोगे या 1 वर्ष के दौरान ही क्या करोगे, उसमें परिवर्तन लाओगे, ठीक है। यानी ऐसी वस्तुएं होती हैं जो कुछ समय के लिए चले, कभी कभार 1 साल से ज्यादा चल जाती हैं, पर नॉर्मली इनको कंसीडर किया जाता है क्या, 1 वर्ष के दौरान या 1 वर्ष के उपरांत ही इनमें परिवर्तन आता है। जैसे आपका कपड़े हो गए, आपके जूते हो गए, क्रॉकरी हो गई, ये सारी चीजें अर्ध टिकाऊ वस्तुएं हैं, ठीक है ना। अब मैं बात करूं सेवाएं, देखो सेवाएं भी आपकी उपभोक्ता यूज करता है ना। जैसे मैं कह रहा हूँ बैंकिंग सेवा यूज हुई कि नहीं हुई, मैंने कहा कि शिक्षा ले रहे कि नहीं ले रहे, मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ शिक्षा सेवाएं अपनी प्रदान कर रहा हूँ ना। आपकी जैसे ये डॉक्टर की जो आपकी क्लिनिक्स होते हैं, डॉक्टर क्या करते हैं, अपनी सेवाएं देते हैं। तो सेवाएं भी कई तरीके की होती हैं, सेवाओं को भी उपभोक्ता एक बार यूज कर लेता है तो वो एक बार नष्ट हो जाती है, दोबारा उसको वहां पे जाना पड़ता है सेवा लेने के लिए। समझ में आया मैंने क्या बोला। तो उपभोग वस्तु को हमने समझाया कि अभी उपभोग वस्तु होता क्या है। उपभोग वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिनकी मांग उपभोक्ता द्वारा अपनी प्रत्यक्ष संतुष्टि के लिए की जाती है। उदाहरण के लिए उपभोक्ता चीनी या दूध की मांग करता है। फिर मैंने आपको बताया कि उपभोग वस्तुएं 4 प्रकार की होती है। एक ही उपभोग वाली वस्तु यानी सिंगल यूज प्रोडक्ट, मैंने आपको बताया फल, दूध, बिस्किट, रसोई गैस, एक बार रसोई गैस इस्तेमाल किया खत्म हो गई। फिर आपका टिकाऊ वस्तु यानी कार, टेलीविजन, वॉशिंग मशीन, मैंने बताया भी ये सारी चीजें है ना, जिनमें हम परिवर्तन 1 वर्ष के पश्चात करने के बारे में सोचे, ठीक है। अर्ध टिकाऊ वस्तुएं वो वस्तुएं होती है जिनमें हम परिवर्तन 1 वर्ष के दौरान ही कर लेते हैं, 1 वर्ष होने का इंतजार ही नहीं करते हैं। या ऐसी वस्तुएं जो ज्यादा दिन तक नहीं टिकती है, ठीक है ना। ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगी तो ऑब्वियसली यानी ज्यादा, इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में ज्यादा दिन का मतलब का होता है, मैक्सिमम डेज का मतलब होता है 1 ईयर, ठीक है ना। 1 कौन सा ईयर, वित्तीय ईयर, फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर एक होता है आपका कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर कौन सा होता है, जो 1 जनवरी से आपका 1 जनवरी से शुरू होता है और 31 दिसंबर तक आपका चलता है, ठीक है। और फाइनेंशियल ईयर या वित्तीय ईयर किसे कहते हैं, वित्तीय वर्ष किसे कहते हैं, वो वर्ष जैसे आपका 1 अप्रैल से शुरू होगा, जैसे अभी आपका 1 अप्रैल से 2023 का वित्तीय वर्ष शुरू हुआ, अब खत्म कब होगा, 31 मार्च 2023 को, ठीक है, ओके। फिर मैंने इसमें बताया आपको अर्ध टिकाऊ वस्तुएं बताया, फिर आपको मैंने सेवाएं बताई, ओके। अब आ रहे हैं उत्पादक वस्तुएं। देखो उत्पादक वस्तुएं कुछ भी नहीं है, जस्ट आपने अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने टॉपिक नहीं आपको जो मैंने पार्ट 2 में पढ़ाया था मध्यवर्ती वस्तुएं, उसी के जैसा है, ठीक है ना। थोड़ा सा इसमें अंतर है, इसमें पूंजीगत वस्तुओं को भी शामिल कर लिया गया है। जो अंतिम वस्तुओं में हमने 3 वस्तुओं को अंतिम वस्तु की जो हमने प्रकार पढ़े थे, 3 वस्तु में से एक वस्तु आपकी पूंजीगत वस्तु भी थी, इसमें वो खाली हल्का सा ऐड हुआ है। तो उत्पादक वस्तु क्या है आपका, उत्पादक वस्तु जो किसी अन्य वस्तु के उत्पादन में क्या करे, सहायता प्रदान करे, अर्थात ये मानवीय आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष रूप से तो संतुष्ट नहीं करती है, क्या करती है, अप्रत्यक्ष रूप से संतुष्टि प्रदान करती है। कैसे, क्योंकि अन्य वस्तु के उत्पादन में सहायता प्रदान करती है, ओके। तो जैसे देखो कैसे इस बुक की लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है, लिखा है जिन वस्तुओं का उपभोग अन्य वस्तु के उत्पादन के लिए किया जाता है उन्हें उत्पादक वस्तुएं कहते हैं, ठीक है। ये मानवीय आवश्यकताओं की प्रत्यक्ष संतुष्टि नहीं करती बल्कि उनके उत्पादन में सहयोग कर देती है। प्रत्यक्ष संतुष्टि नहीं करती है, यानी अप्रत्यक्ष तो करती है ना। अप्रत्यक्ष कैसे, जैसे मान लो गन्ने से मैंने क्या बनाई, चीनी बनाई, तो गन्ने का इस्तेमाल सीधा उपभोक्ता ने नहीं किया, अप्रत्यक्ष रूप से गन्ने का इस्तेमाल किया चीनी के रूप में, ये कहना चाह रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। अब उत्पादक वस्तु 2 तरह की होती है, मध्यवर्ती वस्तु और पूंजीगत वस्तु, ठीक है, ठीक है ना। मध्यवर्ती वस्तु और पूंजीगत वस्तु। अब देखो मध्यवर्ती वस्तु और पूंजीगत वस्तु में आपको पार्ट 2 में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, तो आप इसको पार्ट 2 एक बार जरूर देखें मेरा, ठीक है। अब हम मिलते हैं आपसे पार्ट 3 में, हम स्टॉक और प्रवाह के बारे में चर्चा करेंगे और निवेश के बारे में देखेंगे, निवेश क्या है और निवेश के कुछ प्रकार होते हैं, अस्थायी निवेश, आपका सकल निवेश, शुद्ध निवेश, है ना। तो इन निवेश को भी समझेंगे और आपका एक जो स्टॉक और प्रवाह वाला टॉपिक है उसको समझेंगे। उसके बाद मेरा इंट्रोडक्शन वाला जो ये चैप्टर है ये खत्म हो जाएगा। फिर हम देखेंगे कि राष्ट्रीय आय का मापन कैसे होता है, राष्ट्रीय आय क्या होती है, ओके बच्चों। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, जय हिंद। और हाँ बच्चों, थोड़ा सा मेरी वीडियो को आप सपोर्ट भी करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करें, थोड़ा सा सपोर्ट आप दिखाएं अपना मुझे, ओके। जय हिंद।